Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is the sixth lecture of chapter number 1. We have already learned about contribution of Muslim scientists in the field of biology. Today we will discuss here contribution of non-Muslim scientists in the field of biology. Students, open the book page number 13. After 15th century, European and other biologists made important contribution in the field of biology. First scientist name is विलियम हार्वे। ये जो साइंटिस्ट थे ये कौन थे, इन्होंने क्या करा था? ये विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो हमारी अदर बॉडी में हो रही होती है कि किस तरीके से जो आर्टरीज और वेन्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, हार्ट में आता है, हार्ट से किस तरीके से जाता है, उसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी सबसे पहले। यानी इन्होंने किस पर काम किया था? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसके बाद आते हैं सेकंड साइंटिस्ट। सेकंड साइंटिस्ट का नेम है गैलीलियो। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोस्कोप, जिसको हम जो है बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, यूनिसेलुलर को ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इन्हीं गैलीलियो ने जो है वो इन्वेंट की थी माइक्रो यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। यानी कि इनका जो सबसे जो कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी की फील्ड में वो क्या है, इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी। इसके बाद आते हैं थर्ड साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक। He discovered the basic unit of small organism cell। यानी कि इन्होंने क्या करा था? डिस्कवर किया था सेल को। यानी कि इन्हीं ने सबसे पहले बताया था कि सब बॉडी में जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो बनाते हैं उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है, यानी कि एक यूनिट होता है, एक चीज जिससे कि मिलकर जो है वो बॉडी बन रही है, वो क्या चीज है, वो कौन सा यूनिट है जिससे, यानी कि वो क्या है, वो सेल है। यानी कि सेल से मिलकर फिर टिश्यू बन रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सबसे बेसिक जो चीज के बॉडी किससे मिलके बनी होती है, वो बेसिक यूनिट क्या है, उस जो सेल है, सेल के बारे में, यानी कि प्लांट सेल या एनिमल सेल के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो कौन थे? ये रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। नंबर 4 साइंटिस्ट नेम इज लिनियस। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप में रखने के तरीके बताए थे। यानी कि उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी कि किस तरह ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे कि जो है वाटर में रहने वाले अलग हैं, टेरेस्ट्रियल अलग है, एक्वेटिक अलग हैं। ठीक है, उनके ग्रुप के अलग अलग उन्होंने बनाए थे, ग्रुप किस तरह रखते हैं और उन ऑर्गेनिज्म के जो होती है उनके किस तरह क्लासीफाई किया जा रहा होता है। यानी कि उन्होंने नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, इसीलिए इनको यानी कि नेम लिखने के तरीके जो हैं वो बताए थे इन्होंने, किस तरह जो साइंटिफिक नेम जो दिए जाते हैं उसको किस तरह लिखा जाता है। ये भी आपके अगले चैप्टर में है जो कि समझाया जाएगा।
तो इसीलिए इन्होंने यानी कि इस सारे सिलसिले में जो काम किए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी दरअसल यही ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें कि एनिमल और प्लांट के को जो मुख्तलिफ ग्रुपों में डिवाइड किया गया है कि किस बेस पे किया गया, उनको किस तरह के ऑर्डर या फैमिलीज में रखा गया, उनके नेम किस तरह लिखे जाते हैं, ये सब कुछ जो होता है ये टैक्सोनॉमी में आता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है इन्हें। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 साइंटिस्ट नेम इज शेल्डन एंड शिवान। इन्होंने क्या करा था, प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल बताई थी और फिर फाइनली सेल थ्योरी पेश की। यानी कि इन्होंने क्या करा था कि सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर नहीं बल्कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं उन सब के बारे में बताया था। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या चीज डिफरेंस है उसके बारे में सब कुछ बताया था। यानी कि इन्होंने क्या करा था, क्या पेश की थी, सेल थ्योरी पेश की थी। The number 6 scientist name is लुइस पास्चर। ये जो साइंटिस्ट था इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, यानी कि इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड बैक्टीरिया किए थे, उसके बारे में रिसर्च की थी कि जो कि मुख्तलिफ डिजीज को कॉज करता है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि बैक्टीरिया मुख्तलिफ डिजीज कॉज करता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे टीबी की बीमारी भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने बैक्टीरिया पे सबसे ज़्यादा रिसर्च की थी सबसे पहले और मुख्तलिफ डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। And the number 7 scientist name is J. Lister. J. Lister discovered antiseptic medicines, for example iodine and carbolic acid। यानी कि इन्होंने एंटीसेप्टिक जो है मेडिसिन लाइक, यानी कि एंटीसेप्टिक जो होती है जो कि मुख्तलिफ जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी। यानी कि आयोडीन और कार्बोलिक एसिड वगैरह को जो कि मुख्तलिफ जो है पेशेंट्स को मुख्तलिफ लगाए जाते हैं, यानी कि उन्होंने एंटीसेप्टिक बनाई थी सबसे पहले। And the number 8 scientist name is E. जीनर। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करा था, डिस्कवर द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। यानी कि उन्होंने तरीका बताया था वैक्सीनेशन किस तरह की जाती है, स्मॉल पॉक्स के जो डिजीज हो जाती है उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनेशन किस तरह की जाती है, कैसी मेडिसिन दी जाती है, उसके बारे में डिस्कवर किया था। उन्होंने मेथड बताया था, किस चीज का मेथड बताया था, वैक्सीनेशन का। इसके बाद आते हैं नंबर 9 साइंटिस्ट, चार्ल्स
डार्विन। इन्होंने क्या करा था, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नेम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के एवोल्यूशन से मुतालिक थे। यानी कि मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ के मुख्तलिफ किस्म के एनिमल और प्लांट के जो होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के जो होते हैं, तो उनके बारे में, उनके एवोल्यूशन से कि किस तरह पहले थे और अब बाद में किस तरह होगा, उसके मुतालिक जो है तमाम जो है वो रिसर्च की थी। और उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है एक बुक में लिखी थी और उनकी बुक का क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, ये बुक जो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके बाद आते हैं नंबर 10 साइंटिस्ट। इनका नेम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्या नाम था इनका, इनका नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। ही गेव इज अ फेमस लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी कि इन्होंने हेरिडिटी से मुतालिक लॉ पेश किए थे, इसीलिए इन्हें फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी कि इन्होंने हेरिडिटी के मुतालिक, यानी कि आप पेरेंट्स से किस तरह उनके ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, इस सब के बारे में इन्होंने बताया था, इसीलिए जो है इन्हें फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं, लास्ट है ये आपकी बुक का नंबर 11, वॉटसन एंड क्रिक। ये साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, आपको पता है डीएनए का भी सारी आगे चैप्टर है आपका जिसमें एक्सप्लेन होगा। डीएनए डबल हेलिक्स यानी कि 2 थ्रेड लाइन जिसके डबल हेलिक्स होते हैं, उनसे मुतालिक जो है बताया था इसने। इसके अलावा डीएनए के फंक्शंस के बारे में भी बताया था। यानी कि इन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, ज़्यादातर जो है डीएनए से मुतालिक जो है तमाम रिसर्च को कलेक्ट किया था और इनके बारे में जो है मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी थी। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है सारा, तो ये आप जो है, मैं पहले भी जिस तरह आपको समझाती हूँ तो ये याद रखिएगा, क्लास 9 के हवाले से आपको पता है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो जो मैं जब एक्सप्लेन करती जाती हूँ, जिस तरह मैंने इसमें प्रोमिनेंट करने के लिए दूसरे कलर से आपको लिख के बताया, सीधा आप जो है अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहा करें। जो आपको नज़र आ रहे होते हैं कि किसने कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे जो है जोर दिया जा रहा है, जो बताए जा रहे हैं, उनको, उन चीज़ों को हाईलाइट करते रहा करें। यानी कि एक तरह से चाहे मार्कर से हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए किसी पेंसिल से या किसी पेन से, क्योंकि आपको पता है जो 9 में फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ज़्यादातर तो एमसीक्यूज होते हैं, तो वो क्या होता है बुक्स में कहीं से भी दे दिए जाते हैं। तो आपके जो बुक के लास्ट में आपको जो है कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, सिर्फ वही नहीं आते कि आप अगर वो याद करके जाएंगे तो आप जो है कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरे चैप्टर को आपने थॉरली पढ़ना होता है। तो उसका लिए ये है कि जब आपको एक्सप्लेन हो रहा है तो उसी वक्त क्या है, आप उन जो है इम्पोर्टेंस बातों को हाईलाइट करते जाया करें, ताकि आप जब बाद में भी बुक खोल के देखें तो वो पेज पे आपको जो नज़र आ जाएगी वो चीज़, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो उसी तरह मैंने शुरू में इसलिए आपको नहीं कहा था कि कुछ के पास आ रही है बुक्स नहीं अवेलेबल होंगी, नहीं ली होंगी, अब तो तकरीबन सबके पास ही बुक्स आ गई होंगी। तो इसके लिए बात याद रखिएगा 9 के हवाले से, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो सारी बात है ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लास्ट में जो ब्लैंक्स चंद दी गई होती है आपने उसको याद कर लिया, बल्कि आपने थॉरली पूरा करना है। तो इसलिए एक एक जो आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस
उसमें जो इम्पोर्टेंस बातें हैं उनको जो है आप लोग अंडरलाइन ज़रूर करते रहा करें, साथ साथ हाईलाइट करते रहा करें, ताकि जब आप एंड में भी उस चैप्टर को देखें तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएं, आपको याद रहे, क्योंकि MCQs आपको पता है पूरी बुक में कहीं से भी आ जाएंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं याद करना, बल्कि इसका ये भी है कि MCQs पे भी जो है आप दें कि आप कहीं से भी कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसे MCQs में भी ली जा सकें हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑनवर्ड द टॉपिक इम्पैक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि बायोलॉजी ने इंसान के हालात को किस तरह बेहतर बनाया, यानी कि फूड प्रोडक्शन और हेल्थ को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद की है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वजह से मुख्तलिफ फील्ड में बहुत ज़्यादा काम हुआ और जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इसको मुख्तलिफ हेडिंग्स के ज़रिए मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से। नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ फूड। मुख्तलिफ किस्म की फूड प्रोडक्ट, खास तौर पर वीट, राइस, मेज जैसी क्रॉप की प्रोडक्शन में मुख्तलिफ तरीकों से इजाफा किया। इसके अलावा ह्यूमन ने फूड की प्रोडक्शन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ किस्म की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लगाए और इसी तरह पहले से मौजूद क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए उनकी क्वालिटी की प्रोडक्शन में इजाफा किया। यानी कि जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फूड्स की प्रोडक्शन में इजाफा किया था, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये कामयाबी जो उन्हें मिली थी ये जेनेटिक्स या जो है पेस्टिसाइड और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च से हासिल हुई थी। यानी कि उन्होंने इन जो बायोलॉजी की ब्रांच है इसमें मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करके फूड की प्रोडक्शन में इजाफा किया और इसी तरीके से ह्यूमन ने डेयरी फार्मिंग की प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इम्प्रूवमेंट हासिल की। इसी तरह से जो है उन्होंने मीट, एग और मिल्क की बेहतर क्वालिटी भी हासिल की। इस तरह से फूड की कमी के ख़तरनाक हद तक जो कम हो जाती है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो फूड जो हमें नहीं मिल पाए, तो उसकी कमी को बहुत हद तक पूरा किया। यानी कि उन्होंने इस तरीके से मुख्तलिफ बायोलॉजी की फील्ड में रिसर्च के ज़रिए जो है प्रोडक्शन में इजाफा किया कि हमें वो कम वक्त में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड हो सके, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस को किसी हद तक बेहतर बनाया। यानी कि फूड बायोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करके के इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसको बेहतर बनाया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पॉपुलेशन इजाफा हो रही है हमें फूड भी उसी तरीके से मिलती रहे, उसमें कोई कमी ना आए। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की फील्ड में मेडिसिन्स, वैक्सीन्स और मुख्तलिफ डिजीज में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट की डिस्कवरी ने जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ में बहुत मदद की है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन्स बनाकर और जो है वैक्सीन बना के या जो उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे उसकी जो है इम्प्रूवमेंट करके उसको डिस्कवर करके क्या किया कि इससे हेल्थ की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। यानी कि जो है ह्यूमन के ऊपर जब वो चीज़ें अप्लाई हुई तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसी तरह जो है जिस तरह एंटीबायोटिक की डिस्कवरी और इसके अलावा जो है डेवलपमेंट इन द ह्यूमन हेल्थ को बहुत बेहतर किया। यानी कि इन्होंने क्या करा कि एंटीबायोटिक जो बनाई जिससे क्या हुआ, ह्यूमन हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। यानी कि जब मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दी जाए, वैक्सीन दी जाए, तो क्या होगा उनसे जो हो गए ये जो डेवलप की गई थी एंटीबायोटिक, इससे ह्यूमन की हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। और बहुत जो थे
खतरनाक किस्म की डिजीज जैसे कि एपिडेमिक डिजीज जो कहा जाता है। एपिडेमिक डिजीज क्या होती है? जो कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को हो जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए बीमारी, ठीक है। जो कि जैसा पहले ज़माने में थी, जैसे स्मॉल पॉक्स थी, टेटनस थी, डायरिया थी, जो जिसका इलाज है, लेकिन अब जैसे ये फैली हुई है बीमारी, जैसे आपको अंदाजा होगा जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तादाद में एक ही वक्त में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को लगती चली जाती है, फैलने वाली बीमारी होती है। तो ये जो एपिडेमिक डिजीज कहलाती है, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा तादाद में जो है फैल जाती है। ये पहले ज़माने में जैसा स्मॉल पॉक्स और डायरिया या टेटनस वगैरह की बीमारी थी, इसके डिजीज के इलाज के लिए मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स को डिस्कवर्ड किया, तो यानी कि किसकी वजह से, यानी कि बायोलॉजी की स्टडीज की वजह से ये मुमकिन हुआ। और इसी तरह बच्चों की जो है शरह जो अमवात हो रही थी खासी कम हो गई, यानी कि मुख्तलिफ वैक्सीन जो है उनको, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जाहिर बात है ज़्यादा उनमें इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की जो है मेडिसिन्स और वैक्सीन जो है वो बनाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। यानी कि इस पीठ पे क्या हुआ था कि मुख्तलिफ किस्म की क्या चीज़ को डिस्कवर किया गया कि बनाया गया कि वैक्सीन्स, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया गया और इनको यूज़ किया गया ताकि जो है ह्यूमन की हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी हो सके। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि पास्ट में, माजी में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़ की वजह से, यानी कि इंडस्ट्रीज आपको पता है जिस तरह तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई। यानी कि जो जब इंडस्ट्रीज बनी तो सारी बातें एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है। इससे जो है ना सिर्फ ह्यूमन की ज़िंदगी को बल्कि इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। लाजमी बात है जब जो है एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, तो जाहिर बात है सब इफेक्ट करेंगे वो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट। अब बायोलॉजिकल रिसर्च के ज़रिए इन प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मुख्तलिफ जो पोल्यूशन है उस पर कंट्रोल किया जा रहा है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए, कि मुख्तलिफ गैसेस वगैरह जिस तरह से है को पता है कि तो फैक्ट्रीज वगैरह में जब काम हो रहा होता है तो आपको पता है मुख्तलिफ केमिकल यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब डायरेक्ट जो है वो पानी में या समंदर में उसको ना डाला जाए उन केमिकल्स को, जिस वजह वहाँ पे रहने वाली जिंदगियाँ जो है वो जो उन पे असर पड़ता है और वो जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो उसके लेके पहले के जो उनको डाइल्यूट किया जाए उन केमिकल्स को, फिर उसको जो है उसमें शामिल किया जाए, तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके। यानी कि मुख्तलिफ मेथड को यूज़ किया ताकि इन्वायरमेंट जो है वो हमें साफ मिल सके और वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स और प्लांट की ग्रोथ हो सके। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसे हम क्या कह सकते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी। इसे क्या कह सकते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं हम इसे। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन या डीएनए में तब्दीली करके इंसानी जिंदगी के लिए फायदे हासिल किए जाते हैं। इस मेथड से मैमल्स की प्रोटीन बैक्टीरिया के सेल में प्रोड्यूस की जाती है और वो जीन जो हमें मेडिसिन की तैयारी और जो है हार्मोन की सिंथेसिस में तैयार
करनी होती है वो इस तरीके से हमें हासिल होती है। इसे इनकी असल ऑर्गेनिज्म यानी कि इन्हें क्या किया जाता है, इनके असल ऑर्गेनिज्म से निकाल के बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म में दाखिल किया जाता है और फिर इन ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन या हार्मोन आसानी से हासिल कर ली जाती है और एक ख़ास क्वालिटी में हासिल किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई भी किस्म की जो होती है, मतलब कि अगर हमें कोई मेडिसिन बनानी है जो कि उसमें मौजूद है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, उसके जो है तो वो उसको जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में दाखिल किया जाता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, और उससे जो है मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हासिल की जाती है। इनमें सबसे अहम कामयाबी इंसुलिन की प्रोडक्ट है। ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्ट है जो कि इंसुलिन पैदा करने वाले जीन को क्या किया जाता है, बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है। यानी कि एक उन्हें पता है कि ये इंसुलिन प्रोवाइड कर रहा होता है तो उसको क्या है, बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है और इसे कमर्शियल बेस पर हासिल किया जाता है। यानी कि इसको कमर्शियल इन इंडस्ट्रीज पूरी होती हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। और ये इंसुलिन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है जैसे कि आपको पता भी होगा। और इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं जैसे कि यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिसर्च हुई है इसमें सिर्फ यही नहीं कि मुख्तलिफ किस्म की जीन्स से हमें जो है मेडिसिन या इंसुलिन मिल रही है या फिर जो है हम मुख्तलिफ किस्म के ऐसे प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं जिसको कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में डाल के जो है रिसर्च करके मुख्तलिफ डिजीज से रोक सक रहे हैं। यानी कि बैक्टीरिया के ज़रिए मुख्तलिफ फैक्ट्रीज लगाई जा रही है बैक्टीरिया में वो दाखिल करके कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इंसुलिन के अलावा जो है जिस तरह इसके और भी एग्जाम्पल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैसे क्लोनिंग का मेथड है, टिश्यू कल्चर है, इससे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि क्या चीज़ हो रही है, जैसे कि टिश्यू कल्चर, यानी कि इसमें क्या, जिस तरह के अगर प्लांट के हवाले से बात की जाए तो क्या होगा, यानी कि एक कोई ऐसा प्लांट जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, अब उससे क्या होता है कोई पीस लेके, छोटा सा पीस जिसका टिश्यू लेकर तो उसका क्या लेबोरेटरी में इसको कल्चर किया जाता है। ठीक है, इसको कल्चर किया जाता है और फिर जो इसको ज़मीन में या सॉइल में डाला जाता है तो वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। यानी कि हमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो मिल जाती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे पहले जो होते थे इस खास सीजन में ही वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोवाइड होती थी और अब हमें जो हर सीजन में भी उतनी तादाद में नहीं मिलते जो कि उस सीजन के मौसम के जो फल या वेजिटेबल्स होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल हमें जो अगर सीजन नहीं भी हो तो वो नज़र आ रहे होते हैं। यानी कि जो यही रिसर्च की है साइंटिस्ट ने कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ को लेकर उनके जो है वो कल्चर किया जाता है लेबोरेटरी में और फिर जो उनकी ग्रोथ की जाती है तो जो हमें जो ये आसानी से प्रोवाइड हो जाते हैं। और ये भी एक तरह की यही चीज़ है कि हमारी जो जिस तरीके से पॉपुलेशन इजाफा हो रहा है ये क्यों रहे हैं, ये इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर हो क्यों रही है, ताकि जो पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से इजाफा हो रही है हमारे पास जो है फूड प्रोडक्ट भी उतनी ही तेज़ी से हमें हासिल हो जाए। ठीक है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च हो रही है ताकि हमें जो है ये चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके और उनकी जो रिक्वायरमेंट है जो वो पूरी हो सके। क्लास 9 आप होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं पहले आप लोगों को दे चुकी हूँ और यकीनन आप वो कर चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, पहले मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में लिखा था, अब ये नॉन मुस्लिम जो आपका आज का लेक्चर भी था। सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, सेंटर हेडिंग कर लीजिएगा। फिर ये लाइन लिखने के बाद आफ्टर 15th सेंचुरी से लेकर बायोलॉजी तक लिखिएगा। इसके बाद आपको नज़र आएगा नंबर 1, ठीक है, विलियम हार्वे। ठीक है, आपने ये इसी तरीके से लिखना है विलियम हार्वे के। अच्छा, ये जो इनकी डेट्स लिखी हुई हैं ये आप जो हैं वो नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये जो डेट्स वगैरह जो हैं ये आप जो है वो नहीं लिखिएगा, किसी में भी इसमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और सिर्फ आपने हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जो लाइन डिस्क्राइब हुई है, इसी तरह सेकंड है गैलीलियो का है, फिर रॉबर्ट हुक का है, इसी तरह लिनियस का है। इनमें किसी में भी आपने डेट्स जो हैं ये नहीं देखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो
शेल्डन एंड शिवॉन का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लुइस पास्चर है, इसके बाद है जोसेफ लिस्टर है, ठीक है। इसी तरीके से है ई लीनियर है, इसके बाद है जो है चार्ल्स डार्विन है, इसके बाद ग्रीगोर जॉन मेंडल, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपके 10th हैं। और आपको पता है लेक्चर में अभी मैंने आपको कितने करवाए थे, 11 करवाए थे। तो 11 जो है वो इस साइड पे है, अब वो ये देख लीजिए, नंबर 11, ठीक है। ये वाला जो आपको करना है नंबर 11 जो है वो क्या है आपका, वॉटसन एंड क्रेक, ठीक है। वॉटसन एंड क्रेक जो कि सबसे ये टॉप पे लिखा हुआ है, ये वाला वॉटसन एंड क्रेक ये करिएगा। और इसको जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपका यानी कि शुरू से लेके आपका जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि अभी आपका ये भी लेक्चर में ही था। आप सबसे पहले इसकी हेडिंग डालिएगा, ठीक है। लाइन लिखने के बाद आपको नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ फूड लिखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ फूड में आप देखिएगा क्या लिखना है। सबसे पहले क्रॉप है, क्रॉप के बारे में पूरा लिख दीजिएगा। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है लेकिन इसमें हेडिंग वाइज अलग अलग बताया है, ठीक है। इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। इससे भैया एडवांटेजेस ये नहीं लिखिएगा। इसके बाद जो है आ जाइए इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ का भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। इसकी एडवांटेजेस की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका है इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट में देख लीजिए आपके कि यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा होगा, शुरू से लेके यहाँ तक। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो टेक्निक्स है ये पूरा पहले लिखेंगे। इसके बाद अच्छा यहाँ पे देख लीजिए जो एग्जाम्पल्स है ना, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स लिख लीजिएगा। अच्छा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स है, हेरिडिटी डिजीज़ है, टिश्यू कल्चर है और क्लोनिंग है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। और अगर इसका जाहिर सी बात है अगर आंसर आता भी है और काफ़ी डिटेल में इसका पूछा जा रहा है, और वैसे अगर ये भी अगर लिखेंगे तो आपको पता है 2-3 पेजेस का हो जाएगा। अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपने समझा हुआ तो है, आप अपनी तरफ से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ तक क्लोनिंग तक आप इसकी सिर्फ हेडिंग्स लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। कौन कौन से करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये कंप्लीट आपका आज का होमवर्क है और आपको ये समझ में आ गया होगा बुक से भी जो आपको बताया गया है, और जो आपका जो है बोर्ड पे जो समझाया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह।